नमस्कार सदगुरु जी। एक बार फिर हम फ्रैंकली स्पीकिंग में मिल रहे हैं और इस बार तो ईशा आश्रम में मुलाकात हो रही है। अ, यहाँ की शांति को, यहाँ के एटमॉस्फेयर को शब्दों में नहीं बताया जा सकता। मैं बस इसे अंदर महसूस कर रही हूँ। बहुत स्पेशल है ये। सदगुरु जी, मैं जिस समय आपसे बात कर रही हूँ वो शायद एक तरह से कल्चरल रेनेसॉन्स का समय है। 22 जनवरी की तारीख वो तारीख है जिसका इंतजार हर भारतीय 500 सालों से कर रहा है। ये जो कल्चरल ईथोस को रिक्लेम करने का पूरा समय चल रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कई देशों के जीवन में कई गलतियां होती हैं। दुर्भाग्य से मनुष्य ऐसे ही रहे हैं, लेकिन जब हम कुछ चीजों को फिर से प्राप्त करते हैं तो हमें कुछ चीजों को ठीक करना होता है। उदाहरण के तौर पर, जब 8वीं शताब्दी में अरब सेनाओं ने स्पेन पर कब्जा किया, एक एक चर्च को उन्होंने मस्जिदों में बदल दिया। लेकिन जब 13वीं शताब्दी में उन्होंने इसे फिर से हासिल किया तो उन्होंने सब कुछ फिर से बनाया बिना किसी अपवाद के। तो ये 1950 से पहले किया जाना चाहिए था। 47 से 50 तक हमें ये कर लेना चाहिए था, और क्योंकि तब सफल होता है। राष्ट्र के सफल होने की क्षमता सिर्फ उसके संसाधनों, राजनीति और सेना में नहीं होती, ये लोगों की भावना में होती है। अगर लोग हारा हुआ महसूस करते हैं तो वो कोई बड़ा काम नहीं करने वाले। तो मुझे लगता है कि ये 70 सालों से बाकी है, अगर आप मुझसे पूछें तो ये एक बहुत अच्छा कदम है। काश ये बिना किसी मनमुटाव के होता, क्योंकि हर कोई जानता है कि यहाँ एक मंदिर था। क्योंकि जिन आक्रमणकारियों ने इसे नष्ट किया, उन्होंने खुद ऐसा लिखा है कि हमने इसे नष्ट कर दिया। बड़े गर्व से उन्होंने ऐसा लिखा है। हमें समझना चाहिए, क्योंकि ऐसी भव्य संरचनाओं को नष्ट करने का उनका इरादा केवल लूटपाट का नहीं था। वो जो चाहते उसे ले जा सकते थे और मंदिर छोड़ सकते थे। हीरा, सोना, जो भी वो चाहते ले जा सकते थे और पत्थर छोड़ सकते थे। लेकिन उन्होंने इसे नष्ट किया क्योंकि उन्हें लोगों की भावनाएं तोड़नी थी। यही उनका इरादा था। मोहम्मद गजनवी मथुरा आया तो उसके इतिहासकार ने लिखा है कि हमने इस तरह की संरचना कभी नहीं देखी, इतनी सुंदर, इतनी शानदार और इतनी विशाल। ये मनुष्य का काम नहीं हो सकता, ये मनुष्य ऐसा नहीं कर सकते, ये काम ये देवताओं का काम है। उसने ऐसा लिखा है। और फिर भी उन्होंने मंदिरों को नष्ट कर दिया, क्योंकि उनका मकसद लूटना या जीत हासिल करना नहीं था। उनका मकसद लोगों के मनोबल की नींव को ढाना था। क्योंकि वो वहीं पर है, इसलिए इसे वापस बनाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं चाहता हूं कि दोनों समुदायों के नेताओं में पर्याप्त समझ हो। वो बैठें, बात करें और हम इसे बिना किसी मनमुटाव के कर पाएं। हम ये हार महसूस कराए बिना, दूसरे समुदाय को हारा महसूस कराए बिना ये कर सकते हैं। क्योंकि राष्ट्र के निर्माण में हमें उनके मनोबल की भी जरूरत है। उन्हें पराजित महसूस नहीं होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ लोग इसे ऐसे ही प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन आमतौर पर मुझे लगता है मनोबल बढ़ रहा है, किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि वो जो हैं उसके गर्व की वजह से, जो कि शानदार है इस देश की वृद्धि और विकास के अगले चरण के लिए। क्योंकि हम जानते हैं कि जिस तरह की युवा शक्ति अभी हमारे पास है, वो हमेशा के लिए नहीं रहेगी। हमारे पास 15 से 25 साल का समय है। अगर हम इसे अभी नहीं करते तो फिर हम नहीं कर पाएंगे। हमें बहुत गर्व है, हम एक युवा राष्ट्र हैं। 25-30 वर्षों में हम एक बूढ़ा राष्ट्र होंगे। 1 अरब लोग, 60 साल से अधिक उम्र के 1 अरब लोग एक राष्ट्र के लिए ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन हम उस स्थिति में पहुंचेंगे ही।
तो उससे पहले अगर सच में हम लोगों का जीवन बेहतर नहीं बनाते हैं, इसके लिए हमें लोगों की बहुत उत्साहपूर्ण भागीदारी की जरूरत है। सिर्फ सरकारें ऐसा नहीं कर सकती। तो वो भावना, मुझे लगता है उस भावना के कई पहलू हैं, लेकिन ये सब बातें, जैसे अगर आप सफल हैं तो आपको देश छोड़ना होगा, ये दूर जा रही है। जो सफल हैं वो देश में वापस आना चाहते हैं। हालांकि जीवन स्तर में एक बड़ी गिरावट हो सकती है, लेकिन फिर भी वो वापस आना चाहते हैं भावना के कारण। ये बहुत जरूरी है कि सबसे अच्छा दिमाग, सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा और उच्चतम स्तर की क्षमता देश में ही रहे, और उसके लिए ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं। सदगुरु जी, आपने एक रूपरेखा की बात की। ये जो रूपरेखा है वो क्या सचमुच भारत के लोगों की है या सिर्फ राजनीति के लिए खाका खींचा जा रहा है? मैं कहूंगा कि ये काफी हद तक राजनीतिक स्तर पर है, लेकिन जब नेता ऐसी चीजें बोलते हैं तो जाहिर है कि आम लोगों के दिमाग में जहर भर जाएगा और वो सोचने लगेंगे कि उनके खिलाफ कुछ किया जा रहा है। देखिए, पहली बात ये है कि मुस्लिम समुदाय को आक्रमणकारियों से अपनी पहचान नहीं जोड़नी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। आप उस धर्म से हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपको उनसे अपनी पहचान नहीं जोड़नी चाहिए जिन्होंने ऐसे अत्याचार किए। अगर आप उनके साथ अपनी पहचान जोड़ते हैं तो वो सारी यादें वापस आएंगी। जब भी मैं आपको देखूंगा तो वो सारी यादें वापस आ जाएंगी। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, खुद को उनसे दूर रखना चाहिए। जो हुआ सो हुआ, कोई बीते हुए कल को ठीक नहीं कर सकता। हम देश के भविष्य को ठीक करने की बात कर रहे हैं, इसमें सभी को शामिल होना पड़ेगा। तो हो सकता है ये पूरे समुदाय की सोच या भावना न हो, लेकिन जब इसे उकसाया जाएगा तो ये संख्या बहुत बड़ी हो सकती है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसी चीज़ों को कानून द्वारा ठीक से नियंत्रित किया जाए, क्योंकि जब लोग खुलेआम ऐसी बातें कहते हैं, आम लोगों की भावनाएं उकसाने के लिए, क्योंकि उन्हें बस यही आता है। कितने लोगों ने भारत का इतिहास पढ़ा है, क्योंकि जो आप स्कूल में पढ़ते हैं वो पूरी तरह से गलत इतिहास है। हमारे स्कूल में इतिहास की किताब पूरी तरह से झूठी है। तो पिछले, पता है, मैं थोड़ा बेवकूफ़ महसूस कर रहा हूँ। पिछले 8-10 सालों से मैंने इतिहास का विद्यार्थी बनकर उसे पढ़ने और समझने की थोड़ी कोशिश की, और ये हैरानी की बात है कि कैसे हमारे अपने स्कूल की किताबों ने हमें गुमराह किया है, जिन्हें आप बचपन में बिल्कुल सच मानते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये सब करने के लिए एक पॉलिटिकल डिजाइन तैयार किया गया है, या फिर आजादी के तुरंत बाद से ही कुछ लोगों ने ये प्लानिंग करनी शुरू कर दी थी कि हिस्ट्री के बारे में लोगों को क्या, कैसे और किस तरह से पढ़ाया सिखाया जाए, ताकि उनके दिमाग को एक खास तरह से ट्रेन किया जाए? जैसे अभी हाल में ही आपने सुना होगा, इस तरह से बयान सामने आए हैं कि हम राम मंदिर पर इतना फोकस कर रहे हैं कि ये एक नेशनल एजेंडा बन गया है, तो हमें डर है कि कहीं ये देश हिंदू राष्ट्र ना बन जाए। इस तरह की डर की बात। अगर आप इसे राष्ट्रीय एजेंडा नहीं बनाना चाहते तो इसे इग्नोर कीजिए, लेकिन आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि आप जानते हैं कि ये ज़्यादातर लोगों के दिलों में जिंदा है। ये मंदिर के बारे में नहीं है, ये ऐतिहासिक गलती को ठीक करने के बारे में है, और बड़े पैमाने पर ये मंदिरों के साथ होगा, क्योंकि वो हमारे मन के प्रतिनिधि हैं। मैं आम तौर पर मंदिर जाने वालों में से नहीं हूं, मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूं, यही मेरा तरीका है। लेकिन लोगों के लिए इसके क्या मायने हैं, आप बस इसे देखिए। लोग हजारों की तादाद में हर दिन यहाँ आते हैं, उनके लिए ये कितना मायने रखता है, आप उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप जो सोच रहे हैं वो आपकी निजी सोच हो सकती है। तो क्या इसे सोच समझकर किया गया? 100% ये सोच समझकर हुआ, इसमें कोई शक नहीं। खैर, दुर्भाग्य से जब हम आज़ाद हुए तो हमने केवल ये गुलामी काल का एक हैंगओवर है कि हमने सिर्फ उन लोगों को महत्व दिया जो अंग्रेजी बोल सकते हैं। मैं भी इसका अपराधी हूँ, ठीक है, मैं दक्षिण की भाषाएं बोल लेता हूँ, लेकिन ज़्यादातर बातचीत अंग्रेजी में ही होती है, क्योंकि ये दुनिया की भाषा बन गई है। बात करने का कोई और तरीका नहीं है। लेकिन राष्ट्र के निर्माण में हमें
अलग अलग तरह की सोच को शामिल करना था, जो एक तरह से स्थानीय या स्वदेशी हैं, लेकिन हमने सब कुछ बस अंग्रेजी में शिक्षित लोगों के हिसाब से तैयार किया, जो लोग आजादी से पहले अंग्रेजी में शिक्षित हुए थे। आप कुछ भी कहें, कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सब अंग्रेजी रौब से भयभीत थे। वो अंग्रेजों से बहुत डरते थे, क्योंकि वो शायद चाहते थे कि काश उनकी त्वचा का रंग अलग होता। ऐसा ही था। जब आप उनके लेख, उनके साहित्य को देखते हैं तो ये पता चलता है कि वो काफी डरे हुए थे। ठीक है, वो भी इसमें शामिल थे, लेकिन ज्यादातर स्वदेशी लोगों को इसका हिस्सा बनना चाहिए था, पर किन्हीं कारणों से ऐसा नहीं हुआ। मैं खाली पोस्टमार्टम करके बीती बातों पर रोना नहीं चाहता। जो बीत गया उसे ठीक नहीं किया जा सकता। जो ठीक किया जा सकता है, हमें उसे ठीक करना होगा। पर आप एक वाक्य में कहते हैं कि व्हाट इज गॉन कैन नॉट बी फिक्स्ड। अगर अगले ही वाक्य में मथुरा की बात करते हैं, राम मंदिर के बाद मथुरा काशी का मुद्दा ना सिर्फ लोगों के दिमाग में एक बार फिर से जगा है, बल्कि कोर्ट तक जा पहुंचा है। मथुरा काशी। देखिए, मैं इसके पूरी तरह खिलाफ होता। बड़ी संख्या में लोग जाकर किसी प्रॉपर्टी पर कब्जा करें, मैं पूरी तरह इसके खिलाफ हूं। अगर संविधान के दायरे में रहकर कानूनी तरीके से आप जाते हैं और अगर आपको ये मिल जाती है तो ये सबको मंजूर होना चाहिए, वरना इसका मतलब है कि आपको देश पर ही विश्वास नहीं है। इसका यही मतलब है। तो कोई ऐसा कानून बनाता है कि बहुसंख्यक लोग अपने जीवन में किसी ऐसी चीज के लिए कानूनी सहारा नहीं ले सकते जो उनके लिए मायने रखती है। 1991। लेकिन मैं कह रहा हूं, ये संवैधानिक रूप से ठीक कैसे हो सकता है कि मैं आपसे कहूं कि आप अदालत नहीं जा सकते। हर कोई अपने किसी भी मुद्दे को लेकर अदालत जा सकता है। दुर्भाग्य से हमारी अदालतें बहुत ज्यादा समय ले रही हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद भले ही कोर्ट जाते जाते आपकी जान निकल जाए, लेकिन फिर भी आपको कानूनी सहारा लेने का अधिकार है। आप कानूनी सहारा नहीं ले सकते। ये कैसा कानून है? मैं कह रहा हूं, ये आ कहां से रहा है? हम एक लोकतांत्रिक देश की बात कर रहे हैं जहां हर किसी के अपने अधिकार हैं। आप अदालत नहीं जा सकते, ऐसा कानून नहीं हो सकता। पर सदगुरु जी, फिर उस स्पिरिट का क्या जो ये कहती है कि अगर हम पुराने जख्मों को कुरेदते रहेंगे तो घाव कैसे भरेंगे? शायद यही तर्क दिया गया होगा 1990 में जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लागू किया गया था। देखिए, मेरे हिसाब से ये एक गलत तर्क है। 1991 में चीजें वैसी नहीं थीं जैसी आज हैं। उस समय बहुत आसानी से जिन लोगों के पास ऐसा करने की ताकत थी, वो दूसरे समुदाय को राजी कर सकते थे कि देखिए, ये देश की निशानियां हैं, आप बस उन्हें सौंप देते। आप भाईचारे की एक गहरी भावना हासिल कर लेते। इसके बजाय आपने उसका इस्तेमाल किया। डिवाइड मोर। हाँ, क्योंकि आपने सब कुछ अंग्रेजों से सीखा है। प्रशासन कैसे करें, जिसमें हाल ही में बदले गए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड शामिल भी हैं। आपने इसे वैसे ही उठा लिया। 1830 में मैकॉली ने जो लिखा, आपने उसे वैसे ही ले लिया, कुछ छोटे मोटे बदलाव करके। और वो भी इस देश में प्रासंगिक कानून तब बना, हालांकि ये 1830-40 में लिखा गया था, लेकिन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद ये कानून बना, क्योंकि तभी अंग्रेजों ने सचमुच सत्ता संभाली थी। तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी थी। इसीलिए उन्होंने जल्दबाजी में उन कानूनों को वैसे ही लागू कर दिया जैसा कि ब्रिटेन, इंग्लैंड में था। तो जब हमें आज़ादी मिली तो ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हर कोई इसका दोष संविधान को देता है। हमें ये समझना चाहिए कि ये सभी चीज़ें जल्दबाजी में की गई थीं। डॉक्टर आम्बेडकर ने साफ साफ कहा था कि ये डॉक्यूमेंट पूरा नहीं है, हमें कई चीज़ करने की ज़रूरत है। ये एक बुनियादी ढांचा है, इस पर काम करना अभी बाकी है। लेकिन ऐसा कभी नहीं किया गया, क्योंकि या तो हम आलसी थे या कामचोर थे, या हम इतने खुश थे कि हम आज़ाद हो गए पेट में भोजन के बिना। हम भोजन से भी आज़ाद हो गए।
तो मैं कह रहा हूं, बड़ी संख्या में लोग भोजन से भी मुक्त हो गए थे। तो हमने ये नहीं सोचा कि इसे कैसे करना है, और सबसे बढ़कर जिस तरह से हमने आज़ादी के तुरंत बाद खुद को संभाला या आज़ादी की प्रक्रिया को संभाला। देखिए, ये एक उपमहाद्वीप था, भारत एक उपमहाद्वीप है। हमने इसे एक द्वीप राष्ट्र में बदल दिया। आज आप कोई भी व्यापार सिर्फ समुद्र के रास्ते से कर सकते हैं। आपके पास नेपाल और भूटान के अलावा कहीं जाने के लिए सड़क नहीं है, आपके पास कहीं जाने के लिए कोई रेलवे नहीं है, आपके पास कहीं से गैस या पेट्रोलियम पाइपलाइन नहीं आ रही है, कुछ नहीं। आप एक द्वीप बन गए हैं। हर चीज ईरानी बंदरगाह से आती है। ये एक देश को चलाने का सबसे बेवकूफ़ी वाला तरीका है। हमें यह समझना चाहिए कि कोई भी द्वीप कभी भी राष्ट्र, महान राष्ट्र नहीं बन पाया है। वो सिर्फ उन सीमाओं के भीतर ही काम कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज समुद्र के रास्ते ही आनी है। हमने एक उपमहाद्वीप को एक द्वीप में बदल दिया। इसलिए हमें गंभीरता से अपने इंटेलिजेंस या समझदारी या यहां तक कि अपने इरादे पर सवाल उठाना होगा। आज जब लोग इस बहस में फंसे हैं कि 22 जनवरी के लिए किसे इनवाइट किया गया है, किसे नहीं किया गया है, अगर निमंत्रण दिया गया है तो क्यों दिया गया है, सरकार कौन होती है उन्हें इनवाइट करने वाली, क्या ये सरकारी फेस्टिवल है, संविधान के खिलाफ नहीं है ये क्या, सेक्युलर देश होने की परिभाषा का क्या होगा, तमाम सवाल उठ रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि मुझे निमंत्रण आया है। ये भारत सरकार की ओर से नहीं आया, ये राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से आया है। तो मैं बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया, लेकिन दुर्भाग्य से मेरा शेड्यूल ऐसा है कि मैं उस समय देश में नहीं हूं, क्योंकि मेरा शेड्यूल समय से 6 से 8 महीने पहले तय किया जाता है। ये बहुत बाद में आया, इसलिए मैं उस दिन वहां नहीं रहूंगा। लेकिन वहां से निमंत्रण आना, आपको समझना होगा कि इस पूरे आंदोलन को किसी महान नेता ने नहीं संभाला था। किसी समय पर शायद कुछ नेता इसमें शामिल थे, बाकी समय इसे 500 सालों से आम लोगों ने संभाला है। आप उनकी दृढ़ता को देखिए, उनकी भावना और धैर्य को देखिए। 500 सालों तक आप एक उद्देश्य लेकर चलते रहे। दुनिया में कितने लोगों ने ऐसा किया है? 500 साल। ये अविश्वसनीय है, और ये सब आम लोगों ने किया है। जो लोग केस दायर करते हैं, आप उनका बैकग्राउंड देखिए। मैं तब से 18वीं 19वीं सदी के बाद से कह रहा हूं, आप देखिए किस तरह के लोग केस दायर करते हैं, सरल सामान्य लोग। और आज भी ऐसा ही है। ट्रस्ट में जो लोग हैं, जरा उनसे मिलिए, वो बहुत सामान्य लोग हैं। और ये अद्भुत है कि वो ऐसा करने में कामयाब रहे। अब बेशक सरकार इसमें शामिल हो रही है, यूपी सरकार इसके संचालन में भाग ले रही है। जब इतनी बड़ी घटना हो रही हो, ऐसी क्या कहें, जो ऐतिहासिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण घटना हो रही हो, तो अगर सरकार इसमें भाग नहीं लेती तो ये बेवकूफ़ी होगी। लेकिन साथ ही क्या इसे एक सरकारी उत्सव बन जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। मैं नहीं मानता कि ऐसा होना चाहिए। Is it? वो नहीं है, वो नहीं है। उन्होंने मुझे आमंत्रित किया, और मुझे पता है मुझे किसने आमंत्रित किया। सरकार ने मुझे आमंत्रित नहीं किया है, न तो भारत सरकार ने ही यूपी सरकार ने, लेकिन उसके इर्द गिर्द व्यवस्था तो सरकार को ही करनी है। और कौन करेगा? हम यहाँ महाशिवरात्रि का आयोजन करते हैं, सरकार भले ही जो भी हो, लेकिन सारी व्यवस्थाएं, पुलिस, ये वो, फायर ब्रिगेड और जो भी जरूरत होती है वो सब भेजते हैं। इसी तरह हर जगह ऐसा करने की जरूरत होती है। जहां भी लोग इकट्ठा होते हैं, वहां जरूरी चीजें उपलब्ध कराना सरकार का काम है। तो जो लोग ये सवाल उठाते हैं कि देश का सेक्युलर नेचर बदला जा रहा है, आप उन लोगों को क्या जवाब देना चाहते हैं? मुझे लगता है कि आपको उन्हें $1 बिल दिखाना चाहिए। उसमें लिखा रहता है, हमें गॉड पर भरोसा है। डॉलर बिल पर आपको क्या लगता है, वो शिव या राम या कृष्ण के बारे में बात कर रहे हैं? वो अपने गॉड की बात कर रहे हैं, जिन पर उन्हें विश्वास है। तो ये सेक्युलर नहीं है, ऐसा नहीं कहा जाता। आप इंग्लैंड में किसी भी बड़े कार्यक्रम में जाइए, पादरी के बिना आप कार्यक्रम शुरू नहीं कर सकते। यही बात अमेरिकी राष्ट्रपति के शपथ के दौरान भी लागू होती है। पादरी के बिना ये नहीं होगा, सभी इसमें शामिल होते हैं। दिक्कत क्या है? सेक्युलर का मतलब सभी धर्मों को खत्म करना नहीं है। सेक्युलर का मतलब नास्तिक होना नहीं है।
सेक्युलर का मतलब है हर धर्म को भाग लेने का समान अधिकार है, लेकिन निश्चित रूप से हम एक सेक्युलर देश नहीं हैं, क्योंकि हमारे मंदिर भी हमारे हाथ में नहीं है। सरकार हमारे मंदिर को चला रही है, फिर हम सेक्युलर राष्ट्र कैसे हुए? हम सेक्युलर राष्ट्र नहीं हैं मेरे हिसाब से। तो अपने धर्म के लिए जो लोगों के मन में भव्यता होनी चाहिए थी, Historically, we've seen many of these temples being destroyed in the northern part of India because of invasion. कई नहीं, लगभग सभी उत्तर भारत से सब कुछ छीन लिया गया है। अभी आपके पास जो कुछ भी है उसे जल्दबाजी में एक एक टुकड़ा जोड़ा गया है। तो अपने धर्म के लिए जो लोगों के मन में भव्यता होनी चाहिए थी, जो गर्व लोगों के मन में होना चाहिए था, वो कहीं खो गया था। आपको लगता है कि अब हम समय के उस पड़ाव पर आ गए हैं जहां पुरानी गलतियां सुधारी जा रही हैं? देखिए, हमें ये समझना चाहिए, सबसे पहले आपको हिंदू जीवन शैली को धर्म का नाम नहीं देना चाहिए, क्योंकि दुनिया के अनुसार या कम से कम इस समय बहुत ज्यादा परेशानी से जूझ रहे स्थान से आने वाले इब्राहिम स्रोत के अनुसार धर्म का अर्थ है विश्वासों का एक बंडल। हम विश्वासों का कोई बंडल लेकर नहीं चलते। आप जो चाहें उसमें विश्वास कर सकते हैं, फिर भी आप हिंदू हैं, क्योंकि एक स्तर पर यह भौगोलिक पहचान है और दूसरे स्तर पर सभ्यता से जुड़ी पहचान है। एक सभ्यता के रूप में इसका क्या महत्व है? एक सभ्यता के रूप में इसका महत्व ये है कि हम खोज करने वालों की भूमि है। हमारे पास पालन करने के लिए कोई कमांडमेंट्स नहीं है। हमें अपना रास्ता खुद ढूंढना है। व्यक्तिगत ज़रूरतों से निपटने का ये सबसे लोकतांत्रिक तरीका है। इंसान अगर वो थोड़े समझदार हैं, अगर वो इस ब्रह्मांड में चारों ओर देखें, तो आप नहीं जानते कि ये कहाँ से शुरू होता है, कहाँ समाप्त होता है। न तो धार्मिक लोगों को और न ही वैज्ञानिकों को पता है कि ये कहाँ से शुरू होता है, कहाँ समाप्त होता है। तो अगर आप यहाँ इस छोटे से मिट्टी के गोले पर बैठकर, जिसे हम ग्रह कहते हैं, जो चारों ओर घूम रहा है और तेज गति से चल रहा है, अगर आप यहाँ अपने अस्तित्व की सूक्ष्मता को समझ लेते हैं तो आप कुछ भी नहीं जानते हैं। तो लोग जो नहीं जानते उसे अलग अलग माध्यमों से पता लगाने की कोशिश करते हैं। वो थोड़ी बहुत धारणाएं बनाकर इसे पाटने की कोशिश करते हैं। अगर आप उन्हें ऐसा न करने दें तो कोई भी अपना मानसिक संतुलन बनाए नहीं रख पाएगा। सिर्फ वो मूर्ख जो सोचते हैं कि वो दुनिया पर शासन कर रहे हैं और सब वही चला रहे हैं, वो ठीक रहेंगे। कट्टरपंथी हमेशा ठीक रहेंगे, क्योंकि मन के सारे अलग अलग विचार खत्म हो चुके हैं। इसलिए हिंदू जीवन शैली को उस श्रेणी में मत रखिए, हम उसमें नहीं आते। इस सभ्यता का यही महत्व है। देखिए, मुझे लगता है कि G20 शिखर सम्मेलन में इसे बहुत अच्छी तरह से रखा गया था। ऐसा कब हुआ दुनिया में कहीं भी जब देशों की समिति एक साथ हो, शीर्ष 20 देश मिल रहे हों। खैर, अब 21 हो चुके हैं। मुझे इस देश पर बहुत गर्व है, क्योंकि हमने अफ्रीकन यूनियन को भी शामिल कर लिया है। पिछले 200 सालों में उनके साथ सबसे खराब व्यवहार हुआ है। जो कुछ उनका था वो छीन लिया गया और कोई और अमीर बन गया, लेकिन वो खुद इतनी दयनीय स्थिति में है। मैंने पूरे अफ्रीका में यात्रा की है। वहां लोगों को देखकर पीड़ा होती है। एक विशाल महाद्वीप को इस तरह अधीन बनाया जाना, इसलिए अफ्रीकी देशों को शामिल करना एक बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। G20 में अफ्रीका कोई देश नहीं है, ठीक है, बाकी के सभी 20 राष्ट्र हैं। ये एक महादेश है। उन्हें शामिल करके जो हमने किया है वो कोई छोटी बात नहीं है। और फिर आप कहते हैं एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। बताइए, संयुक्त राष्ट्र ने भी ये नहीं कहा एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। दुनिया के लिए यही एकमात्र रास्ता है। जिस तरह से आज हम टेक्नोलॉजी और विनाशकारी टेक्नोलॉजी से सशक्त हो गए हैं, अगर हम ऐसे नहीं सोचेंगे, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, तो हमारा कोई भविष्य नहीं होगा, आप कह सकते हैं। क्योंकि अब भी हमारे पास इतने शक्तिशाली इंसान हैं और विनाश करने की इतनी ज़्यादा ताकत है कि हम इस धरती को कई बार नष्ट कर सकते हैं। इतनी ताकत हमारे पास है। तो हम एक ऐसी सभ्यता हैं जिसका स्वभाव समावेशी है। यही कारण है कि जब लोग यहाँ आए तो वो समझ नहीं पाए। पता है, चीनी यात्री हियेन सांग कहते हैं, ये सबसे अजीब देश है जहाँ मैं कभी गया हूँ, क्योंकि युद्ध के मैदान पर युद्ध चल रहा है, लेकिन किसान अपने खेतों में हल चला रहे हैं।
महिलाएं नदी के किनारे अपने कपड़े और बर्तन धो रही हैं। यहीं थोड़ी दूरी पर एक लड़ाई चल रही है, लेकिन सैनिक लड़ते हैं, पर वो आकर महिलाओं या किसान को चोट नहीं पहुंचाते। इसलिए लोग अपना काम करते रहते थे। ये इस तरह का राष्ट्र है क्योंकि हमने उन चीज़ों के लिए नियम बनाए जिन्हें आम तौर पर नियंत्रित नहीं किया जा सकता। युद्ध ऐसा है, किसी ने कहा है, युद्ध में सब कुछ जायज़ है। Love and war. मैं प्यार को छोड़ रहा हूं क्योंकि ये फिर कहीं और चला जाएगा। तो ये एक ऐसा देश है जहां हमने युद्ध भी नियम से, कानून के दायरे में रहकर किए। दुर्भाग्य से धर्म शब्द को चुरा लिया गया है या इसकी सिर्फ पंथ के रूप में गलत व्याख्या कर दी गई है। हमारे पास राजधर्म था, हमारे पास गृहस्थ धर्म था, हमारे पास संन्यास धर्म था, हमारे पास कई प्रकार के धर्म थे। हर काम को करने के निश्चित नियम और कानून थे, आध्यात्मिक प्रक्रिया के लिए भी। तो ये वो भूमि है जहां कोई कहीं ऊपर से नहीं आया है। ये वो भूमि है जहां हमने दिव्य प्राणियों को विकसित किया है, दिव्य प्राणियों को बनाया है। इस संस्कृति की यही एक खास बात है, इसे बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। ये सभ्यता हमारे समाज में, हमारे घरों में भगवान को बनाने के बारे में है। ये किसी दूसरी जगह से भगवान को आमंत्रित करने के बारे में नहीं है, क्योंकि हमें नहीं लगता कि इससे बेहतर कोई जगह है। यही सबसे अच्छी जगह है। यहाँ तक कि अगर आप राम की बात करें, जो अभी पूरी चर्चा में है, तो हम उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। इसका मतलब क्या है? पुरुषों में वो उत्तम हैं। हम उन्हें भगवान नहीं कह रहे हैं, हम उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कह रहे हैं। तो कोई मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे बनता है? इसका मतलब है कि वो सबके सम्मान के पात्र हैं। आप उन्हें पसंद कर सकते हैं या नहीं, लेकिन उनके गुण ऐसे हैं जिनका आपको सम्मान करना ही चाहिए। वो गुण क्या हैं? वो गुण बस ये हैं, अगर आप उनके जीवन को देखें, मुझे पूरी कहानी को बताने की जरूरत नहीं है। आज हर कोई रामायण जानता है। कम से कम मुख्य घटनाओं को अगर सब कुछ न भी जानते हों, मुख्य घटनाओं पर नजर डालें तो उनका जीवन आपदाओं भरा रहा है। अपना राज्य खोया, अपनी पत्नी खोई और फिर अपनी पत्नी को जंगल भेजा। जीवन भर अपने बच्चों को देख नहीं पाए, केवल युद्ध के मैदान में उन्हें देखा और उन्हें मारने की कोशिश की, ये न जानते हुए कि वो कौन है। भयानक जीवन था। लेकिन उन्होंने कभी किसी भी परिस्थिति में अपने अंदर क्रोध, अपने अंदर नफरत को नहीं आने दिया। नहीं, जो जरूरी था बस वो किया। जब मैं यूथ एंड ट्रूथ के दौरान एक प्रमुख संस्थान में था, तो एक युवा लड़के ने पूछा, आप जानते हैं वो राम ने अपनी पत्नी के साथ कैसा व्यवहार किया? उन्हें वहां से वापस लाकर फिर उन्हें जंगल भेज दिया। मुझे लगता है कि वो कुछ समय उनके कहीं और रहने को लेकर असुरक्षित थे। मैंने कहा, आप राम के मनोचिकित्सक बनने के योग्य तो बिल्कुल नहीं हैं। 7000 साल बाद आप यहां बैठकर यह निर्णय नहीं ले सकते। लेकिन अगर वो एक साधारण इंसान होते तो अपनी पत्नी के साथ उन्होंने जैसा व्यवहार किया, आप उस पर सवाल कर सकते थे। पर वो एक राजा हैं। राजा के लिए उसकी प्रजा ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। लोग वो लोगों के लिए हैं। और ये वो समय है जब वो इस धरती पर धर्म स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हर कोई मूल रूप से धर्म यानी कानून का पालन करने वाली आबादी बनाने का प्रयास करना। जब वो ऐसा कर रहे हैं तब लोगों को संदेह होता है। आपकी पत्नी कहीं रही हैं तो ये कैसे जानेंगे कि जो बच्चे उनके गर्भ में हैं वो आपके हैं? लोग ये सवाल कर रहे हैं। और वो हमारी राजमाता बनने वाली हैं। ये कैसी राजमाता है? तो उन्हें अपनी पत्नी की परवाह नहीं थी, इसलिए उन्होंने ऐसा किया नहीं। वो 3000 मील नीचे आए, युद्ध किया और उन्हें वापस लाए। ठीक है, अपनी और अपने भाई की जान जोखिम में डालकर। तो जाहिर है कि वो उनके लिए कितना मायने रखती हैं। लेकिन उन्होंने उस समय अपने व्यक्तिगत प्रेम के बजाय लोगों की भलाई और इस देश के कानून के शासन को महत्व दिया। तो क्या हम दुनिया में ऐसे नेता चाहते हैं जो अपने निजी संबंधों को सर्वोच्च मानते हैं, या वो जो राष्ट्र की भलाई को सर्वोच्च मानते हैं? मैं कह रहा हूं उस संदर्भ में राम को भविष्य का लीडर होना चाहिए पूरे विश्व का। हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो अपनी बायोलॉजी से परे सोचें। हमें ऐसे लोगों की जरूरत है, ऐसे नेता जो अपनी निजी पसंद नापसंद, अपने तकलीफों, अपनी समस्याओं से परे सोचें और देखें कि लोगों के लिए सबसे अच्छा क्या है। और इसी को राम दर्शाते हैं और यही ये संस्कृति दर्शाती है। त्याग की भावना,
मूल रूप से जब अपनी बात हो तो वैराग्य, और जब आसपास के लोगों की बात हो तो पूरा जुनून। हम बस इसी को महत्व देते हैं, सबके लिए जुनून, अपने लिए वैराग्य। पर कुछ ऐसे लोग भी तो हैं सदगुरु जी जो कहते हैं कि युवा अब मस्जिदों का रुख करें, क्योंकि अब जब राम मंदिर बन रहा है तो उन्हें जागने की जरूरत है, उन्हें मस्जिद जाने की जरूरत है, मस्जिदों को बचा कर रखने की जरूरत है। क्या ये भड़काने वाली बात है, उकसाने वाली बात है, या फिर वोट बैंक के लिए लिमिटेड लेवल की एक राजनीति है? देखिए, कोई भी जहां चाहे वहां हो सकता है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया कानून और उसकी रूपरेखा के अनुसार होगी। उस समय भी राम धर्म स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे, अब भी हम धर्म स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, किसी को भी किसी संपत्ति पर जाकर कब्जा नहीं करना चाहिए। हमने पहले ऐसा किया है, लेकिन अब आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये कानून के दायरे में है। लेकिन अगर अदालतें कुछ फैसला सुनाती हैं तो हर किसी को उसे मानना होगा, चाहे पसंद हो या ना हो। अगर कोई मस्जिद में जाने को कह रहा है तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई समस्या है। ठीक है, वो मस्जिद में होना चाहते हैं तो हो सकते हैं, इसमें गलत क्या है? मुझे नहीं लगता, अगर उनके लिए ये बहुत मायने रखता है तो वो वहाँ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1000 साल के काम का वो एक वाक्य, मुझे लगता है कि उसे वापस लेना चाहिए। By Asaduddin Owaisi. हाँ, जिसने भी कहा हो, इसे वापस लिया जाना चाहिए, क्योंकि ये 1000 साल लूटपाट, तबाही और कत्लेआम के रहे हैं, उससे खुद को मत जोड़िए। सिर्फ इसलिए कि आप एक खास धर्म का पालन करते हैं, इस आबादी के अपमान और पीड़ाओं से अपनी पहचान न बनाएं। ऐसा मत कीजिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, इसकी And अनुमति that's नहीं। not provocation in this country. मुझे लगता है कि कानून को उस पर भी अपना काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको जाना है या किसी को खुद जाकर कुछ करना है। इस तरह की चीजों के लिए पर्याप्त कानून है। कोई कह रहा है ये 1000 साल का काम है। कौन सा काम? अगर आप उससे पहचान बनाते हैं तो ये एक गंभीर समस्या है। समस्या पैदा मत कीजिए, क्योंकि सामान्य लोग, चाहे वो मंदिर, मस्जिद या चर्च जा रहे हों, वो सब अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं। वो बस इतना ही चाहते हैं। आप उन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके गुमराह होने पर ही आपकी ताकत है। नहीं, लोगों को पता चल जाएगा, लेकिन निश्चित रूप से आबादी का एक हिस्सा भड़क जाएगा। तो अगर कानून इसे नहीं संभालता है तो मैं कहूँगा कि कानून लागू करने वाले और हमारी कानूनी प्रक्रिया गैर जिम्मेदार है। अगर कोई आक्रमणकारियों से पहचान जोड़कर कह सकता है कि हमने हजारों साल तक लूटपाट, कत्लेआम और बलात्कार का काम किया है और ये ठीक है और हम उससे अपनी पहचान जोड़ रहे हैं, ये हो चुका है, हम इसे बदल नहीं सकते। ये जिस भी वजह से किया गया हो, हम इसे बदल नहीं सकते। इससे हम नाराज नहीं हैं, हम बस ये देख रहे हैं कि चीजें सही कैसे की जाएं। लेकिन जब लोग गर्व के साथ उससे पहचान जोड़ते हैं तब समस्या होगी, और इस मुद्दे को कानून द्वारा सुलझाया जाना चाहिए, सड़क पर नहीं। सदगुरु जी, इस कल्चरल और सिविलाइजेशनल रेनेसांस के बीच जाति जनगणना की बात इस समय बहुत उठ रही है। जातिवाद को शुरू से ही समाज को कमजोर करने वाली चीज समझा जाता रहा है, लोगों को बांटने वाली व्यवस्था माना जाता है। जाति जनगणना की ये जो मांग हो रही है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, आप देश के नागरिकों की नियमित जनगणना नहीं चाहते हैं, आप देश के लिए जनगणना नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आप जाति आधारित जनगणना चाहते हैं। हम नहीं कह सकते कि पूर्वाग्रह और जातीय पक्षपात की प्रक्रिया खत्म हो गई है, क्योंकि वो अब भी भारत के गांवों में मौजूद है। दुर्भाग्य से ये लोगों को दबाती है, लेकिन ये खत्म होने की राह पर है। इससे लड़ने की बजाय ज़्यादा शिक्षा से, आर्थिक मजबूती से, मेरे ख्याल से एक पीढ़ी में ये खत्म हो जाएगी। अब अगर आप जाति जनगणना करवाते हैं और हर किसी पर ठप्पा लगाते हैं और अपनी जाति अपने माथे पर गुदवाते हैं, तो हम एक बार फिर पीछे कदम बढ़ा लेंगे। मेरे ख्याल से हमें ये पहचान करनी चाहिए कि कौन भारतीय है, कौन भारतीय नहीं है, और इसके मुताबिक काम करना चाहिए। बाकी जनगणना हमें छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि
अब तो लोग जेंडर पर भी सवाल उठा रहे हैं। ऐसे समय में आप अभी भी जाति से पहचाने जाना चाहते हैं, लेकिन ये एक सामाजिक हकीकत है, आप इसे अनदेखा नहीं कर सकते। अब भी चुनाव उस आधार पर लड़े जाते हैं, हर कहीं उस आधार पर लोगों को चुना जाता है, टिकट दिए जाते हैं। आप इससे बच नहीं सकते, ये अब भी मौजूद है। ऐसा इसलिए क्योंकि हजारों सालों से ये सामाजिक सुरक्षा का आधार रही है। ये हुनर साझा करने और ट्रेनिंग का एक तरीका रही है, क्योंकि ज्यादातर जाति मुख्य रूप से शुरुआत में पेशों का विभाजन थी, और क्योंकि कोई ट्रेनिंग स्कूल नहीं थे तो ट्रेनिंग की एकमात्र जगह परिवार और समुदाय था, तो वो एक तरह से अलग हो गए। समय के साथ साथ अचानक से सुनार को लगने लगा कि वो लोहार से श्रेष्ठ है। ये दुर्भाग्यपूर्ण मानव प्रवृत्ति मौजूद है। इतिहास के अलग अलग समय पर हमें इसे ठीक कर लेना चाहिए था, पर हमने नहीं किया। लेकिन लोग और मजबूती से एकजुट हो गए। जैसे जैसे बाहरी आक्रमण और कब्जे के कारण हमारी आर्थिक हालत तंग हुई। जब कोई समस्या आती है तो आप अपनी ही जाति से चिपके रहते हैं, क्योंकि आपके पास वही एक सुरक्षा होती है। दुर्भाग्य से जाति के नाम पर भयानक भेदभाव और अन्याय हुए हैं। मेरे ख्याल से हमें जाति के बारे में कम से कम बात करना चाहिए, सिवाय कुछ लोगों को ऊपर उठाने के, जो समाज में दुर्भाग्य से बहुत खराब हालत में हैं। मेरे ख्याल से शिक्षा और आर्थिक विकास इसका समाधान है, न कि लोगों पर जाति का ठप्पा लगाना। पर फिर भाषा का क्या? आपने इस पर थोड़ी सी बात की, पर यह बात भी तो सच है कि हमारे यहाँ भाषाओं के नाम पर बहुत से अंतर हैं। अभी हाल ही में इंडिया अलायंस की एक मीटिंग हुई, जिसमें नीतीश कुमार की बात उनकी भाषा तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन को समझ में नहीं आई। मैं आपको भी बताना चाहता हूँ, मैं खबरों के लिए अंग्रेजी न्यूज लगाता हूँ और आप सब लोग हिंदी में बात कर रहे होते हैं। मैं क्या करूँ? आपको हिंदी समझनी चाहिए सदगुरु जी। क्यों? मैं समझता हूं, समस्या वो नहीं है। उन लोगों का क्या जो नहीं समझते? देखिए, आप इसे टाइम्स नाउ इंग्लिश चैनल कहते हैं। 40% या 50% या कुछ डिबेट में लगभग 60 से 70% समय आप सिर्फ हिंदी में बात कर रहे होते हैं। That's because आप बंगाली क्यों नहीं बोलते? people who come, उन्हें मत बुलाइए अगर वो एक अंग्रेजी चैनल पे अंग्रेजी नहीं बोलते। आधे लोगों ने मुझे पहले ही बॉयकॉट कर दिया है। अब आप चाहते हैं कि आधों नहीं को नहीं, मैं बॉयकॉट नहीं करना कर है। दूं? उन्हें अपने हिंदी चैनल में ले जाइए। कुछ पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो रिप्रेजेंटेटिव्स को हिंदी ही उन्हें कहिए कि आती अगर है उन्हें जहां। प्रतिनिधित्व चाहिए, अगर वो राष्ट्रीय दर्शक का एक खेमा चाहते हैं, तो उन्हें किसी को अंग्रेजी में ट्रेन करके भेजना चाहिए। पर फिर वही बात है कि ये सारी रीजनल पार्टियां हैं जो एक साथ आई हैं ताकि एक नेशनल मैं मना नहीं कर रहा। बना सके। देखिए, जो भी क्षेत्रीय दल हों, लगभग सभी लोग अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूलों में भेजते हैं। तो अगर बच्चे अंग्रेजी बोलते हैं तो उन्हें भी थोड़ी सीखने दीजिए। मैं हिंदी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन हिंदी चैनल भी हैं। देखिए, मान लीजिए कि हम एक अंग्रेजी चैनल में आते हैं और तेलुगु, कन्नड़ या तमिल बोलने लगते हैं, तो आप मुझे बोलने देंगी? अगली बार मैं भी तमिल में बात करने वाला हूं। Anna sir, No, I'm saying on a random moon and all, up beyond this, or Tanni Kundava, I don't know any. मैं यही तो कह रहा हूं, क्योंकि देखिए, ये विविधताओं वाला देश है। इस पर गर्व करने की बजाय हम इससे संघर्ष कर रहे हैं। यही त्रासदी है। जब हमारे पास लगभग, असल में आप देखें तो हमारे पास 19,000 से ज्यादा भाषाएं हैं, लेकिन 1300 भाषाओं को साफ तौर पर मान्यता दी गई है, जिनकी अच्छी खासी लिपि और साहित्य है। लगभग 30 भाषाओं में ढेर सारा साहित्य है। तो जब हमने राज्य बनाए, गणतंत्र बनाया, तो हमने भाषा के आधार पर विभाजन किए, क्योंकि हमें लगा कि ये सभी भाषाएं जीवित रहनी चाहिए। क्योंकि इनमें से कई भाषाओं में, दक्षिण भारतीय भाषाओं में अंग्रेजी से कहीं ज्यादा साहित्य है, कहीं ज्यादा साहित्य। लेकिन क्योंकि अब उनकी आबादी कम हो गई है, आबादी कम नहीं हुई है, आप लोगों ने अपनी आबादी बढ़ा ली है, और अचानक आप कहते हैं हिंदी हिंदी। जब जब नॉर्थ को ये कहा जाता है, अरे बीजेपी यहाँ जीती क्योंकि ये गौमूत्र राज्य देखिए, है। मैंने भी इसका जवाब दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा ये हिंदुस्तान है और आपको हिंदी आनी चाहिए। किसने कहा हिंदू मतलब हिंदी है? तो जो लोग दूसरी भाषाएं बोलते हैं वो हिंदू नहीं हैं।
ये हिंदुस्तान है, हिंदुओं की भूमि, हिंदी की भूमि नहीं। मेरा मतलब है कोई जो किसी राज्य के नेता हैं वो हिंदू और हिंदी में अंतर नहीं समझते तो मुझे जवाब देना पड़ता है। Questions that I also want to ask you are इंडिया दैट इज भारत, आज भारत पर ज्यादा एम्फोसिस दिया जा रहा है और कुछ लोगों को इससे दिक्कत भी है। उन्हें लगता है कि ये एक पॉलिटिकल गिमिक है। आप इसे कैसे देखते हैं? gimmick. देखिए, जब आपको हर साल 5 से 8 चुनाव लड़ने हैं तब आप लोगों से समझदारी की बात करने की उम्मीद नहीं करते। इसीलिए मैं एक देश एक चुनाव पर जोर देता रहा हूं। इस सरकार के आने के काफ़ी पहले से, ये सरकार तो 2014 में आई, उससे भी पहले मैं इस पर जोर दे रहा था, क्योंकि लोकतंत्र और इसकी प्रकृति कुछ ऐसी है। आज आप सबसे ऊपर हैं, आप सच में लोकतांत्रिक राजा हैं, ठीक है, और कल अगर आप चुनाव हार जाते हैं तो आप कुछ नहीं हैं। मान लीजिए आपकी ऐसी नौकरी होती, आप भी ऐसी तमाम तरह की बकवास कर रहे होते, किसी की भी ऐसी नौकरी होती तो ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया की प्रकृति है। आज आप वहाँ ऊपर हैं, कल सुबह आप कुछ भी नहीं हैं। तो बात जब ऐसी है तो चुनाव का समय आने पर आप उन सबसे पूरी समझदारी की बात करने की उम्मीद करें, ये नहीं होगा। तो ऐसी बड़ा चढ़ाकर बात करने की इजाज़त चुनाव से 3 से 4 महीने पहले थोड़ी बहुत होनी चाहिए। मेरे हिसाब से 3 महीने काफ़ी हैं। लेकिन अभी पूरे 5 साल वो बात करते हैं, क्योंकि हर साल कोई ना कोई चुनाव होता है, लगभग हर दूसरे महीने। पर ऐसा तो हमेशा से ही होता रहा है। नहीं, 1967 तक विधानसभा और संसदीय चुनाव एक साथ होते थे, उसके बाद ही ये हुआ है। तो अब प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार करते हैं, मुख्यमंत्री जगह जगह चुनाव प्रचार करते हैं। काम का समय कहाँ है? जो लोग पद पर होते हैं उन्हें वो पद काम करने के लिए सौंपा जाता है, अपनी पार्टी के लिए प्रचार करने के लिए नहीं। लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी पार्टी अगर नहीं जीती तो वो बाहर हो जाएंगे। उन्हें जीतना है, जीतने के लिए आपको भावनाएं दिखाकर भावनाओं से चलना पड़ता है, समझदारी से नहीं। ये एक भावनात्मक पिच है। जब आप भावनाओं की पिच पर होते हैं तो आप समझदारी की बातें नहीं करते। तो मैं कह रहा हूं 5 साल में एक बार 3 महीने बकवास करने की इजाजत दे दीजिए, ये ठीक है। पर सदगुरु जी, क्या आपको लगता है कि ये 1 नेशन 1 इलेक्शन CAA जैसे कानूनों का कोई लाभ होगा भी या नहीं? जिस तरह के वार पलटवार हम देख रहे हैं, हमारे पास संसद की नई बिल्डिंग तो आ गई है, लेकिन वहां सांसद वही पुराने हैं, जो ना एक साथ बैठ सकते हैं, ना एक साथ मिलकर कोई कानून पास कर सकते हैं। सांसद सस्पेंड किए जाते हैं, सांसद संसद में खराब व्यवहार करते हैं। हम अपनी राजनीति, अपने गवर्नेंस में कहां जा रहे हैं? मेरे ख्याल से नई संसद में उन्हें लेटने वाली चेयर दी जानी चाहिए, ताकि जो लोग सोना चाहें वो सो जाएं, इसके लिए वो सदन से बाहर ना निकलें। तो मजाक रहने देते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये समस्या इसलिए है क्योंकि जब कोई चुनाव हार जाता है तो वो गुस्से से भर जाता है, क्योंकि उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं कह रहा हूं, अगर आप इस एक देश एक चुनाव को लागू करते हैं तो धीरे धीरे ये ठीक हो जाएगा। सभी नेताओं के पास अपने पेशे होंगे और वो राजनीति में भी भाग लेंगे। अगर वो इसमें सफल नहीं होते तो अपने पेशे में वापस चले जाएंगे। ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि उन्हें अपने जीवन में कहीं और सफल होना ही चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों ने सड़क पर मोर्चे के अलावा कुछ नहीं किया है वो टॉप पर आ जाते हैं। यहाँ तक कि प्रशासक भी, निर्वाचित सदस्य जो राज्य चला रहे हैं, वो बंद का आह्वान करते हैं। आप अपने ही राज्य को बंद कराना चाहते हैं, ये क्या है? ये दुश्मन का काम है। डेमोक्रेसी, राज्य को बंद करने का काम दुश्मन करता है, वो नहीं जो प्रशासन चलाता है। ठीक है, पर क्या ये विरोध का अधिकार नहीं? नहीं, ये विरोध का अधिकार नहीं है, ये आदत हो गई है। तो एक देश एक चुनाव लागू होगा, क्योंकि एक समिति गठित की जा चुकी है।
पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में। मुझे विश्वास है कि वो कुछ न कुछ हल निकालेंगे। मुझे यकीन है कि सभी नीतियां दुर्भाग्यवश कॉम्प्रोमाइज करके बनती हैं। अगर हम इस कॉम्प्रोमाइज वाले बिजनेस से बाहर नहीं आते, हर चीज कॉम्प्रोमाइज 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 कॉम्प्रोमाइज, यानी आप आधे अधूरे बच्चे को पैदा कर रहे हैं। सारे कानून ऐसे ही बनते हैं, अधूरे बच्चों की तरह। अधूरे बच्चे कोई समाधान नहीं है, वो एक परेशानी है। बच्चा नहीं है कोई दिक्कत नहीं, पर आधा बच्चा एक गंभीर समस्या है। इसलिए बिना कॉम्प्रोमाइज किए हमें ऐसे कानून बनाने होंगे जो देश को आगे ले जाएं। किसी के पास ऐसा करने का साहस होना चाहिए। आधे बच्चे हल नहीं देंगे, लेकिन अगर आप आधा बच्चा नहीं बनाएंगे तो कोई सड़क पर आकर देश में हंगामा खड़ा कर देगा। तो इन सब के लिए हमें कानून बनाने होंगे। तो जब आप राशि और भाग्य की बात कर रहे हैं सदगुरु जी, हम नए साल पर मिल रहे हैं। ऐसे में 2024 में देश का भविष्य क्या और कैसा होने वाला है, इस पर भी तो कोई राज खोलिए। मुझे लगता है कि हम एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां अगर आप अभी सही चीजें करें तो देश बहुत समृद्धि की ओर जाने वाला है। लेकिन कई बुनियादी समस्याएं हैं जिनका समाधान जरा मुश्किल है। पहली चीज तो जलवायु संबंधी मुद्दे हैं जो निस्संदेह पूरी दुनिया के हैं। मिट्टी का मुद्दा बहुत ही गंभीर है। 140 करोड़ लोग और हमारी मिट्टी में जैविक तत्व 0.62% है, जो मरुस्थलीकरण के काफी करीब है, भयानक रूप से कम। तो इन चीजों को ठीक करना होगा। लेकिन क्या इन्हें ठीक किया जा सकता है? हाँ। और जब तक आप ऐसे कानून नहीं बनाते जो जरूरी नहीं कि लोकप्रिय हों और उन्हें लागू नहीं करते, तो कुछ चीजें ठीक नहीं की जा सकती। अर्थव्यवस्था अच्छी चल रही है, मुझे लगता है हम आगे भी अच्छा ही करेंगे, क्योंकि हमने खुद को जियोपॉलिटिकली बहुत अच्छी जगह पर रखा है। हमने यूक्रेन को सहायता भेजी, लेकिन रूस से हमने रुपए के आधार पर तेल खरीदा। हमने फिलिस्तीन को सहायता भेजी और इजराइल के साथ हमारा बड़ा व्यापार है, और हम अब यूएई से रुपये के आधार पर तेल खरीद रहे हैं। ये छोटी मोटी चीजें नहीं हैं। हमने पहले कभी ऐसा नहीं किया है। इससे पहले ज्यादातर देश भी इस तरह टाइट रस्सी पर इतनी कुशलता से नहीं चले हैं। इसमें शामिल लोगों का धन्यवाद। मुझे लगता है कि भारत के विदेश मंत्रालय और उसके राजनयिक कर्मियों की दुनिया भर में खूब प्रशंसा हो रही है। और हम कहते हैं कि ये युद्ध का युग नहीं है, लेकिन अपने पड़ोसी को लगातार धमकी देते हैं कि अगर तुमने जरा भी गुस्ताखी की तो हम तुम्हें बख्शेंगे नहीं। ये बहुत ही बारीक दृष्टिकोण है, और साथ ही ये एक खास ताकत से आ रहे हैं जो जरूरी है, वरना ये काम नहीं करेगा। ताकत के बिना ये काम नहीं करेगा, इसलिए लोग ताकत पहचानते हैं। और हम 5वीं अर्थव्यवस्था हैं। मुझे लगता है कि हम जल्द ही चौथे स्थान पर होंगे, शायद इस साल के अंत तक या 2025 के मध्य तक, और तीसरे नंबर पर शायद हम 2030 या उसके आसपास 32 तक आ जाएंगे। मुझे लगता है कि ये उससे जल्द ही होगा। और राजनीतिक भविष्य? किस संदर्भ में? मेरा मतलब है ये साल चुनावों का साल है। सिर्फ भारतीय ही चुने जाएंगे, ये अच्छी बात है। Well, लोग जो चाहें इसे समझ सकते। नहीं, मैं कह रहा हूं केवल भारतीय नागरिक ही चुने जाएंगे। तो दिक्कत क्या है? भारतीय, ओके, ठीक है, मैं आपकी बात समझ रही हूँ। मुझे पता है मेरे दर्शक भी समझ ही रहे होंगे। पर भारत, क्या ये इंग्लिश है? भारतीय, क्या ये इंग्लिश है? देखिए, हम कोई अंग्रेजी राष्ट्र नहीं हैं, लेकिन हम पर अंग्रेजों का शासन था। शर्म की बात यह है कि वो बस कुछ हजार थे और हम लाखों लोग थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हम पर शासन किया। हमें अपना सिर शर्म से झुकाना पड़ रहा है, इसलिए नहीं कि उन्होंने हम पर शासन किया, क्योंकि हमने उन्हें खुद पर शासन करने दिया। शर्म की बात तो है, हमें अपना सिर झुकाना होगा, हम उस पर कुछ और नहीं कह सकते। जरूरी चीज ये है कि ये धरती की सबसे पुरानी और जीवित सभ्यता है, वो भी लगभग उसी रूप में। चीजों में हेर फेर हुई है, लेकिन फिर भी लगभग उसी तरह है जैसे 1000 साल या 5000 साल पहले थी। अभी भी
वही लोकाचार काफ़ी हद तक मौजूद है। तो इस देश को किसी अंग्रेजी नाम से पुकारना एक बेवकूफ़ी है। हमें इसे बदलना चाहिए था। 15 अगस्त 1947 की रात को ही 16 अगस्त को इसे भारत हो जाना चाहिए था, क्योंकि भारत लोगों के दिलो दिमाग में बसता है। भारत बहुत गहरे स्रोत से आता है। भा का अर्थ है भाव, यानी इंसानी अनुभव, केवल एक अनुभूति है। देखिए, जीवन का हमारा पूरा अनुभव इंद्रियों के माध्यम से होता है। आप जो देखते हैं वो एक तरह अनुभूति है, अच्छी या बुरी अनुभूति। आप जो सुनते, सूंघते, चखते या स्पर्श करते हैं, सब कुछ एक अनुभूति है। तो हमने कहा कि ये भाव है, यानी मानवीय अनुभव। राग का अर्थ है एक धुन। ये धुन हमने नहीं बनाई है, ये सृष्टि ने बनाई है। हम इसी कोशिश में हैं कि उस धुन, उस धर्म के साथ कैसे तालमेल बिठाएं, अस्तित्व के धर्म के साथ तालमेल में कैसे आएं। ये एक बात है। ताल का अर्थ है लय। ये लय हमें स्थापित करनी होगी। मौजूद धुन के लिए अगर आप गलत लय तय करते हैं तो जीवन की प्रक्रिया आपको कुचल देगी। सही लय हो तो आपका जीवन एक नृत्य है। भारत। सदगुरु जी, हमेशा की तरह आपसे बात करके बहुत खुशी हुई। छोटे और सिंपल तरह से आप बहुत गहरी बातें भी समझा देते हैं। यही ये सभ्यता है, यही हमारा राष्ट्र है, हर चीज में गहराई। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद है कि हमारी जल्द ही मुलाकात होगी। मुझे यहाँ आकर आपको यहाँ आना होगा। बहुत खुशी हुई और मैं जल्द यहाँ वापस आना चाहूंगी आपके आशीर्वाद से। धन्यवाद। I'm sure I'll be back.